जो प्राइवेट स्कूल की लूट हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो परफॉर्म करना बंद कर दिया प्रॉपरली, और वो डेलिबरेट, मेरे हिसाब से तो वो सारा सरकारी तौर पे एक डेलिबरेट डिज़ाइन है कि हमें गवर्नमेंट स्कूलों को धीरे धीरे जो है ना वो ख़त्म करना है। जैसे वो यूपीएससी वगैरह में एग्ज़ाम में लाखों लाखों लोग पैसा देते हैं, इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है इनके पास, वो कमर्शलाइजेशन है। सेकंड क्या होता है, जिस वक्त एडमिशन होता है, एडमिशन में ये डोनेशन के नाम से जो है ना करोड़ों रुपया बनाते हैं, ये कमर्शलाइजेशन है। उसके बाद कमर्शलाइजेशन होता है जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो उसको टाइम टू टाइम फीस बढ़ा के और दूसरे तरीके से और तीसरे तरीके से आप पैसा इकट्ठा करते हैं। कि हिंदुस्तान में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको आप ऐसे करिए केंद्रीय विद्यालय के लेवल पे अपग्रेड कर दीजिए, और मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि जिस दिन आपने अपग्रेड किया ना उस दिन 50% से भी ज़्यादा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और लूटते हैं वो उनको केंद्रीय विद्यालय में ले आएंगे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में जो पिछले दिनों एक बिल पास हुआ था। दिल्ली में सरकार निजी स्कूलों की जिस तरह से मनमानी फीस बढ़ोतरी लगातार हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के मकसद से वो अब एक कानून की शक्ल में पास हो गया है। उसके अंदर कई सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं, स्कूल लेवल कमेटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, फिर एक रिवीजन कमेटी है। इन कमेटियों के माध्यम से फीस रेगुलेशन की कोशिश सरकार करी, जो कि सरकार पर बेहद दबाव था, क्योंकि जब से नई सरकार आई थी उसके बाद से लगातार प्राइवेट स्कूल की तरह मनमानी हो रही थी, पेरेंट्स सड़कों पर थे, स्कूल्स के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। तो इस दबाव में सरकार एक नया कानून लेकर आई है। लेकिन क्या ये कानून जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करता है, निजी स्कूलों की जो लूट है उसको कंट्रोल करेगा, या फिर एक तरह का ये आई वॉश है, दिखावा है, और इससे राहत मिलने से ज़्यादा और उस तरह के कमेटियों के बीच में फंस के मामला रह जाएगा, या इससे हमें और बेहतर उम्मीद की जानी चाहिए? इस पर हमें विस्तार से समझाने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा के अधिकार को लेकर देश भर में लड़ाई लड़ने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अशोक अग्रवाल जी। आइए उनसे बात करते हैं, समझते हैं पूरा ये कानून जो है वो अभिभावक और छात्रों के कितने हितों को प्रोटेक्ट करता है, या फिर ये एक और नया कानून का पुलिंदा है जो कागजों में ही सीमित रह जाएगा। अशोक जी, न्यूज़ क्लिप आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर, ये बिल जो नया दिल्ली सरकार लेके आई है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इसकी तो ज़रूरत थी, एक बिल जो स्कूल को की फ़ीस को रेगुलेट करने के लिए, प्राइवेट स्कूल की। अब आप देखिए कि 1997 में हमने पहला केस डाला था हाई कोर्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम कंट्री के अंदर, जिसमें फ़ी हाइक की मुद्दा उठा, और फिर अक्टूबर 98 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसमें बोला कि जो करैक्टरिस्टिक होता है एक प्राइवेट स्कूल का लीगल एंगल से, वो ये होता है कि एक तो फिलंथ्रॉफिक, एक कम्युनिटी सर्विस, एक नो कमर्शलाइजेशन एंड नो प्रॉफिटरिंग। ये बेसिक पिलर्स हैं, लीगल पिलर्स हैं, कि आप प्रॉफिटरिंग नहीं कर सकते, आप कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते, कम्युनिटी सर्विस की तरह होना चाहिए। तो अगर हम इस बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो स्कूल है ना वो किसी भी तरीके से कोई मुनाफा नहीं कमा सकता, और जो भी वो फीस लेता है वो मेरे बच्चे पे खर्च करना होगा उसको, और उसका हिसाब देना होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप। नो प्रॉफिट नो लॉस भी पता नहीं करेक्ट वर्ड है या नहीं है, लेकिन प्रॉफिटरिंग नहीं कर सकता वो, और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, स्कूल वाले ले गए, डिसमिस हो गया उनका। फिर उन्होंने एक रिव्यू फाइल करी जिसमें 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिव्यू भी डिसमिस किया, और उसमें बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने लेट डाउन करे कि एक तो जस्टिफाइड फीस होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए स्कूल की, और एक जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये तीन बातें 2007 में। उसके बाद से क्या हुआ कि देश में जो है उन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के सबसे पहले 2009 में तमिलनाडु ने कानून बनाया, फिर महाराष्ट्र ने बनाया, और इस तरीके से आज जो है ना मेरे ख्याल से 13 या 14 स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बनाया, और ये शायद 14 या 15 होगा ये। तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी दिक्कत जो इस एक्ट के साथ आ रही ना, मोटे तौर पे वो ये आ रही है कि इसमें जिस तरीके से इन्होंने कमेटीज़ बनाई हैं, स्कूल लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, फिर रिवीजन कमेटी,
ये जो इतनी सारी कमेटी बनाई है ना, ये कैसे फंक्शन करेगा, ये बहुत बड़ा मतलब क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर। मतलब आप कह रहे हैं जो कानून बनाने का जो नियत है वो तो ठीक लग रही है, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन में जितनी कमेटियों के बीच में घुमाया गया है, तो पेरेंट्स को आज भी इस तरह की फीस लूट जिस दिल्ली में चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, कुछ कह नहीं सकते एक्चुअली में, बड़ा प्री मैच्योर है। इसका फंक्शन कैसे होगा ये डाउटफुल हो रहा है। जैसे आप देखिए ना, सबसे पहले उन्होंने बोला स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी, ठीक है। उसके अंदर 5 आपने पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव दे दिए, और वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो पीटीए से इलेक्ट होंगे, हैं। तो इसका मतलब लॉटरी से चुने जाएंगे। हाँ, लॉटरी से चुने जाएंगे। इसका मतलब पहले तो वो पीटीए होगा ना, पीटीए की मीटिंग होगी। अभी आज प्राइवेट स्कूलों में कहाँ है पीटीए? वैलिड पीटीए है ही नहीं, वही बोगस पीटीए बने हुए हैं। तो अगर वैलिड पीटीए बनेगा तो उसका इलेक्शन होगा। हो सकता है उसी में कोई डिस्प्यूट हो जाए और कोई बंदा हाई कोर्ट चला जाए, उसको स्टे कर ले, तो पीटीए रुक जाएगी। तो वो 5 आदमी को कैसे आप करोगे, हैं? तो वो प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। दूसरा, इसके अंदर आपने लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी से 2 महिला होनी चाहिए होगा। नहीं, पहले तो ये होगा, तो वो किस कैटेगरी में होगा, उसको कैसे आप लाएंगे? फिर लिखा है कि 2 महिलाएं होनी चाहिए इसके अंदर, वो कैसे लाएंगे? वो मतलब क्लैरिटी नहीं है। और फिर टॉप ऑफ ऑल ये है कि ये जो है सिंपली ये रेप्लिका है। ऐसा होता है, देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर होती है, उसमें 21 मेंबर्स होते हैं, उसमें 2 पीटीए के भी मेंबर्स होते हैं, तो और उसमें जो स्कूल का चेयरमैन होता है वो हेड होता है। तो उसी तरीके की ये कमेटी बनाई है इसके अंदर। तो अब मुझे नहीं समझ में आया कि आपको ये कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या थी। अगर आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मतलब स्कूल मैनेजमेंट मतलब एक ही चीज़ को 2 बार बना दिया आपने। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में बना दिया, और स्कूल लेवल फी कमेटी को, रेगुलेशन फी कमेटी को आपने इस एक्ट के अंदर बना दिया। अगर आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर ही कम से कम 50% रिप्रेजेंटेशन पेरेंट्स को दे देते, तो ये जो जरूरत ही नहीं थी इस कमेटी बनाने की, वही डिसाइड कर लेती प्रॉपरली। और एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो पेरेंट्स को मिलता है, क्योंकि हम बहुत सालों से ये कह रहे हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मैनेजिंग कमेटी में कम से कम 50% पेरेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उसका लॉजिक ये है कि जब सारा स्कूल हमारे पैसे से चलता है तो आप हमको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देंगे आप? और अगर 50% वहाँ पे होगा तो बहुत सारी चीज़ों को हम डिसाइड कर सकते हैं। हम कोई चीज़ आगे गलत चीज़ चलने ही नहीं देंगे मैनेजमेंट कमेटी से बाहर। लेकिन वहाँ तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है। और इस स्कूल मैनेजमेट कमेटी के पास कोई पावर ऐसी नहीं है जो उनके अकाउंट्स को, कोई इसमें बंदा भी नहीं है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसमें जो फीस डिसाइड होगी वो अप्रूव्ड फीस मानी जाएगी, है, और स्कूल वजह चार्ज कर सकता है। तो ऐसी कमेटी के अंदर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है इसके अंदर कोई। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में दिखा रखा है। वो तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो बाद की स्टेप है ना। पहले तो आप स्कूल कमेटी, अच्छा, इसमें लिख दिया आपने जो सेक्शन 8 में फैक्टर्स हैं कि स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है, लोकेशन क्या है, टीचर्स के एक्सपेंसेस क्या हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो सब चीज़ें, ये कैसे, कोई एक्सपर्ट तो है ही नहीं इसके अंदर। तो ये मुझे तो ये पहले तो डाउटफुल है कि ये स्कूल मैनेजमेंट, ये जो स्कूल लेवल कमेटी है ये बनेगी कैसे, और बनेगी तो ये जो स्पिरिट है एक्ट की कि भाई कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटिंग नहीं होनी चाहिए, उसको कैसे ये आगे ले जाएगी, ये एक बहुत बड़ा ये कानून से पहले अभी दिल्ली के अंदर ऐसी क्या समस्या थी फीस रेगुलेशन में जिसके लिए कानून बनाना जरूरी था? और किस तरह के कानून, अगर एक तो ये कानून आ गया है, जाहिर सी बात है हमको इसके साथ ही आगे बढ़ना है, लेकिन अगर और इसमें कुछ बेहतरी हो सकता था तो किस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए थे? नहीं, देखिए, इसके अंदर ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप देखिए कि 1997 जब हमने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था ना, उससे पहले लगभग कहीं ऐसी तरीके की फ़ीस को लेकर लड़ाइयाँ थी नहीं। 1997 में आप समझिए कि दिल्ली के अंदर 5th पे कमीशन को लेकर प्राइवेट स्कूल ने 40 to 400% फीस बढ़ा दी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दिल्ली की जो मिडिल क्लास थी ना,
वो सड़कों के ऊपर आ गई और 3 महीने तक वो जो है ना संघर्ष करते रहे कि आपने ये 40 से 400% कैसे बने। शॉक्ड था, मतलब उनको एकदम शॉक्ड हो गया। और फिर बाद में फिर हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। तो उसके बाद मतलब वहाँ से जुड़त हुई है। उससे पहले तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले थे ना, ये अपना अकाउंट्स वगैरह भी बहुत ईमानदारी से बनाते थे। ईमानदारी का मतलब सेंस कि कोई इनको डोनेशन दे दे वो डाल देते थे, किसी तरीके के भी जो आमदनी मतलब होती थी ना सब डाल देते थे। लेकिन 1997 में जब हमने केस डाला और हमने कहा कि आप एडमिशन लिंक्ड डोनेशन, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, किसी तरीके से डोनेशन नहीं ले सकते आप, तो फिर इन्होंने उसके बाद जो है ना वो सारा अकाउंट का सिस्टम ही चेंज कर दिया। और अब जो डोनेशन है इस कंट्री के अंदर, जो पेरेंट जो लेते हैं स्कूल वाले, वो अंडर टेबल लेते हैं। हाँ, क्योंकि डोनेशन तो ले ही रहे हैं, हर स्कूल ले रहा है। और ये गवर्नमेंट को पता है, वो कहीं अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और ऐसे दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो एक साल में डोनेशन 3 लाख से लेकर 15 लाख तक एक बच्चे से लेते हैं। इसका मतलब 15 करोड़, 3 करोड़ से 15 करोड़ एक स्कूल बना लेता है। तो मैं इस एंगल से कह रहा हूं कि आप अगर इस पे चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा फीस में कंसेशन कर दे, लेकिन वो दूसरी तरफ से तो आपको काट रहा है ना। तो सरकार को मतलब एक तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम रखना चाहिए कि पेरेंट्स कम्युनिटी की जेब में से पैसा इलीगल तरीके से ये स्कूल वाले नहीं इकट्ठा कर सकते। जो आपने कहा ना, और आप मैं कहीं पीछे आपका एक इंटरव्यू सुना जिसमें आपने कहा था पहली बार ऐसा हुआ था जो उनके अकाउंटिंग को चेक किया गया और पैसा रिफंड भी हुआ था। हाँ, बड़ी संख्या में। उसी केस के दौरान जब, क्योंकि उसमें प्रोसीजर क्या था कि जो किसी को कंप्लेंट करनी थी, अब तो इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि कम से कम 15% आपको मोबिलाइज करने पड़ेंगे पेरेंट्स चैलेंज उसको, जो स्कूल लेवल कमेटी को चैलेंज करने के लिए। लेकिन अभी तक जो था वो ये था कि एक व्यक्ति भी अगर कंप्लेंट कर देता था तो वो डायरेक्टर जो था वो 2-3 लोगों की, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑफिसर्स वगैरह होते थे, वो उसका अकाउंट देखते थे। तो उस पीरियड में बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो रिफंड हुए। जैसे एक स्कूल था, उसने क्या किया, स्विमिंग पूल बनाया और 2,000 रुपये हर एक की फीस में लगा दिया और ले लिया। तो हमने जब शोर बजाया तो उसने फिर अगले साल उसको अगले वाले क्वार्टर के अंदर उसको एडजस्ट किया 2,000 को, क्योंकि उसमें यह था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आप एक भी पैसा नहीं ले सकते। आप सिर्फ रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो लेंगे, और वो भी वो लेंगे जो उस बच्चा जो पढ़ रहा है ना उसके ऊपर खर्च होगा। आप ये भी नहीं कर सकते कि किसी दूसरे बच्चे के लिए जो है ना उस पर खर्च करें, क्योंकि उसमें इस तरीके के केसेस आए कि सोसाइटी से ए प्राइवेट स्कूल ने लोन ले लिया 20% के ऊपर। वो लोन मनी जो है ना, उसने क्या करा, लोन मनी वो दूसरे स्कूल, नया स्कूल बनाने के लिए ट्रांसफर कर दिया, और वो अपने स्कूल में वो जो पैसा था उसको रिकवर करने के लिए फीस में वो लगाया जा रहा था, और वो पैसा जो था वो सब सोसाइटी में चला जाता था। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद काफ़ी स्ट्रीमलाइनिंग मतलब लीगल एंगल से हुई, और इसीलिए जरूरत हुई लॉ बनने की। मतलब उस वक्त, अभी वो अलग बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को इंटरप्रेट करके कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। लेकिन क्योंकि 1973 में जब ये हमारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट बना, उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है इस तरीके से लूट करेंगे। ये तो सब 97 ऑनवर्ड शुरू हुआ। आप जो शुरुआत का बताया ना, स्कूल, प्राइवेट स्कूल खुलने के जो क्या मकसद थे, उसमें तो लग रहा था संत कोई आएगा और सेवा के भाव से आएगा। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व, और एक मुनाफा का बढ़िया एक धंधा बन गया है एजुकेशन। लेकिन सर, अभी हम जब इस एक्ट में देखें तो जैसे 15% की बात आपने कही, तो इस पूरे एक्ट में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है और क्या वो सही है? नहीं, अब वो गवर्नमेंट तो ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये बड़ा डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन है और पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन है। लेकिन ये तो बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली में। ये 3 कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी? देखो ना, हमारे पास मिसाल है, वो खुद कल के स्टेटमेंट में मैं देख रहा था, एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा था, एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहा था कि जो हाई कोर्ट ने अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको हमने फॉलो किया है।
अब अनिल देव सिंह कमेटी जो हाईकोर्ट ने बनाई, एक ही कमेटी थी ना, बिल्कुल। एक हाईकोर्ट का जज था रिटायर्ड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली डायरेक्टरेट का। तो 3 लोग जो थे वो उन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 प्राइवेट स्कूलों का रिकॉर्ड जो है वो चेक किया। ऑफ कोर्स उसने टाइम लिया, और उसमें आप देखो कि 800 स्कूलों को उन्होंने इंडिक्ट किया कि ये जो 6th पे कमीशन के नाम से जो इन्होंने बच्चों से चार्ज किया है वो एक्सेस चार्ज किया, और उनको डायरेक्शन दी कि वो एक्सेस अमाउंट वापस करें अलॉन्ग विद 9% इंटरेस्ट। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर अभी तो टेम्परेरीली ले लो आप पेरेंट्स से, लेकिन अगर कल पता लगता है कि आपने अनजस्टिफाइड फीस ली है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ देखो कि वो लगभग इंटरेस्ट मिला के 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा बनता है, जो आज की तारीख में भी पेरेंट्स का ड्यू है। कई पेरेंट्स मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कब मिलने वाला है। अच्छा, तब का अभी तक दिया नहीं है वो पैसा नहीं मिला। हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ ऑर्डर्स के तहत हाई कोर्ट में इन्होंने जो है वो बैंक गारंटी वगैरह दिया हुआ है, लेकिन वो पैसा तो मिला नहीं ना आज तक। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ले लें तो वापस लेना स्कूल्स वालों से बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी है, छोटी कमेटी में लूप होल्स होने की संभावनाएं कम होती है। जितनी बड़ी आप कमेटियाँ बना रहे हो उतना कन्फ्यूजन। हालांकि आप डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा ये चीज़ों को उलझाने की कोशिश लग रही है क्या? नहीं, आपको 3 कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी ना, ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। आप देखिए ना, पहले तो पहली कमेटी में भी काम नहीं हो पाएगा, वहीं से मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता वो पहली कमेटी से दूसरी कमेटी में चला गया तो फिर मुकदमेबाजी होगी, फिर तीसरी कमेटी में चलेगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन कमेटीज़ को आप कॉन्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया कि स्कूल लेवल फी कमेटी आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूट करने की, इतनी सारी चीज़ें उसमें तो आपको रखनी है, फिर वो एक्सपर्ट बॉडी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे वो बोलते हैं कि 2 पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के पेरेंट्स जो है वो इलेक्ट करेंगे। इसका मतलब इलेक्टोरल रोल बनेगा उसका है, वो फिर 2 पेरेंट को इलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम रिवीजन कमेटी में आ जाते हैं, तो उसमें तो एक ही पेरेंट है, पूरे दिल्ली के पेरेंट्स को एक पेरेंट रिप्रेजेंट करेगा। मुख्यमंत्री चुनेंगे अपना वो। हाँ, मुख्यमंत्री जैसा ही हो गया। तो उसको आप कैसे करेंगे? पूरे दिल्ली के पेरेंट्स का इलेक्टोरल रोल बनाएंगे क्या आप? वोट डालेंगे। तो ये इतनी सारी इसमें खिचड़ी बना दिया है इन्होंने कि मुझे लगता है कि इसमें से निकलना ही मुश्किल है। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर, आपने कह दिया कि अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल की भी फीस फिक्स करेंगे इसके अंदर। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो है वो इलीगल स्कूल माना जाता है और कोई स्कूल नहीं चला सकता। और उसके अंदर ये है कि अगर कोई स्कूल चलाता है उसका, तो आप देखिए कि पहले दिन उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा और हर रोज 10,000 रुपये जुर्माना होगा। ये प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को बजाय बंद करने के आपने, मुझे लगता है इनडायरेक्ट वे में आप जो है ना उनको लीगलाइज कर रहे हो इस एक्ट से। ये तो कितना खराब असर पड़ेगा हमारे एजुकेशन पे, बच्चों के एजुकेशन। क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो बेसिकली अधिकतर जो है प्राइमरी, प्री प्राइमरी और बेसिक शिक्षा पे ही है। अगर और अधिकतर अनऑर्गेनाइज्ड स्कूल जो होंगे उसी से नीचे ही काम कर रहे होंगे, तो क्या हमारे बच्चों के भविष्य पर भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल का आप सिंपली ये समझ लीजिए कि वहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं है। 2007 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं भी आया था ना, तब हमने ये सवाल हाई कोर्ट में उठाया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, और हाई कोर्ट ने 2008 में जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं ये या तो लाइन में फॉल करें, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, नहीं तो ये सारे के सारे 6 महीने में बंद हो जाने चाहिए। मतलब हाई कोर्ट का जजमेंट था। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया। उन्होंने, अलग बात है कि 3 साल का ब्रेथर पीरियड दिया था इनको कि तुम 3 साल तक चला सकते हो, लेकिन 3 साल के बाद जैसे डेडलाइन थी उस डेडलाइन के बाद भी वो चलते रहे, इसका मतलब, और आपने बंद नहीं करा, अभी चल रहे हैं। और राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद कोई नया स्कूल अगर अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है तो वो चल ही नहीं सकता पहले दिन से भी। वो ब्रेथर पीरियड भी उनका था जो चल रहे थे, जो पहले से कंटिन्यूटी में थे। और ये कभी कोई उठता रहता है सवाल, लेकिन सरकार को लगता है कि शायद ये अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल भी ठीक ही है, जैसे रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल भी ठीक है।
अच्छा, आप चूंकि सर आप स्कूलों का लगातार दिल्ली में दौरा करते हैं और ये बात बहुत स्पष्ट है, जो कि आपके साथ कई बार मैं भी कई स्कूलों में गया हूँ। सरकारी स्कूलों में तो ऐसा है, जो अपने वो डीडी से जितना नहीं डरते या एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं, उतना एडवोकेट अशोक अग्रवाल के दौरे से वो घबराते हैं प्रिंसिपल्स, और उन टीचरों को उम्मीद भी होती है कि आप सुधार कराएंगे। तो अभी जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी जब हम देख रहे थे, जब नई सरकार चुनी गई, इस तरह से फीस वृद्धि का पूरा मामला चला और पेरेंट्स निकल के आए, क्या लगता है बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में एक ऐसा कानून बनाया गया जिससे ये भी हो जाए, जो हमने कानून बना भी दिया और जो एक्चुअल में जो स्कूल के हित हैं उसको भी प्रोटेक्ट घुमा फिरा के करने की कोशिश हुई है कैसे? नहीं, देखिए अभी ये एक्ट बना है, अभी तो एक नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि ये फ्लॉप शो है लेकिन हमें खाना पूर्ति है। हाँ, लेकिन हमें मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए सरकार को, और देखेंगे ये कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि अगर ये चला नहीं तो फिर ये बदनामी लाएगा सरकार की। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम आपसे बात ही कर रहे हैं ना, ये जो कमर्शलाइजेशन होता है ना, मतलब पब्लिक को जानना चाहिए कि कमर्शलाइजेशन किस किस स्टेज पे होता है। एक तो देखिए जिसका प्रोस्पेक्टस लिया जाता है, प्रोस्पेक्टस देते हैं ये, उस वक्त कमर्शलाइजेशन होता है। आप 10 रुपए के प्रोस्पेक्टस को आप 2000 3000 एक प्रोस्पेक्टस देते हो, जैसे वो यूपीएससी वगैरह में एग्जाम में लाखों लाखों लोग पैसा देते हैं, इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है इनके पास, वो कमर्शलाइजेशन है। सेकंड क्या होता है, जिस वक्त एडमिशन होता है, एडमिशन में ये डोनेशन के नाम से जो है ना करोड़ों रुपया बनाते हैं, ये कमर्शलाइजेशन है। उसके बाद कमर्शलाइजेशन होता है जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो उसको टाइम टू टाइम फीस बढ़ा के और दूसरे तरीके से और तीसरे तरीके से आप पैसा इकट्ठा करते हैं। चौथा पॉइंट इसके अंदर कमर्शलाइजेशन का ये है कि जब स्कूल छोड़ता है ना, तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के भी पैसे ले लेते हैं वो, और जो उसकी सिक्योरिटी दाखिल होती है वो उसको परसुएट करते हैं कि अपनी सिक्योरिटी छोड़ दो स्कूल के लिए। हाँ, उसकी सिक्योरिटी भी नहीं देते। तो क्या चीज़ ज़रूरत है कि इन चारों स्टेजेस के ऊपर आपने लगाम लगाओ। अभी क्या होता है, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारा, वो ये कहता है कि जब एडमिशन होगा बच्चे का ना, तो स्क्रीनिंग नहीं कर सकते आप, और स्क्रीनिंग ऑफेंस भी है, सजा भी होती है उसके अंदर। तो स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जब एक बच्चे के अगेंस्ट दूसरे बच्चे को प्रेफरेंस देते हैं आप, तो वो स्क्रीनिंग कहलाता है। अभी जो दिल्ली में क्या है कि जो एडमिशन होते हैं ना सारे, वो नर्सरी लेवल पे होते हैं, और हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, वो अलग बात है, वो सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है। वो ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, वो 6 साल से नीचे के बच्चों को पर अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। अब अगर वो पहली क्लास में एडमिशन लेगा तो फिर तो वो ड्रॉप लॉट से होगा, सारे लोग एप्लीकेशन देंगे और फिर ड्रॉप लॉट निकलेगा, उसमें जो चुने जाएंगे। तो ड्रॉप लॉट एक तरह फ्रॉड ही है वो। नहीं, वो ड्रॉप लॉट ही ड्रॉ में कई बार निकलते हैं, नहीं, वो जो ड्रॉप लॉट है वो उस हिसाब से जो है मतलब बेस्ट प्रोसीजर है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसमें जो भी सिलेक्ट होंगे। प्रोसेस तो है, लेकिन होता तो है डिस्क्रिमिनेशन। नहीं पता नहीं, मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ड्रॉप लॉट ही एक राइट प्रोसीजर है। तो आप जो है ना, मतलब वो अगर करेंगे। अभी क्या दिक्कत है कि नीचे के जो बच्चे हैं उनका जो अभी ये पॉइंट सिस्टम जो है, पॉइंट सिस्टम से जो एडमिशन होता है ना, ये जो है ना स्क्रीनिंग प्रोसीजर है एक्चुअली में, लेकिन क्योंकि लॉ नहीं है, इसके ऊपर लॉ नहीं है, तो वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर चलता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम उन्होंने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट लाए थे ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर को रोकने के लिए, नर्सरी एडमिशन के टाइम, क्योंकि ये भी कमर्शलाइजेशन है ना, उस पर अगर आप ड्रॉप लॉट से करेंगे तो पेरेंट डोनेशन क्यों देगा, उसका नंबर आ जाएगा, जैसे ईडब्ल्यूएस में नंबर आ जाता है तो जाके छाती पे खड़ा हो जाता है कि मुझे दाखिला दो। तो उसी तरीके से ये इसमें खड़ा हो जाएगा। तो अभी क्योंकि उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है, उस गुंजाइश का फायदा उठा के इसमें अभी तो ये भी है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, स्कूल का कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है 20% उसके अंदर, प्रोसीजर के अंदर, तो वो 20% में ही पैसा बनाते हैं। तो ये कमर्शलाइजेशन नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर, मैंने ही बिल बना के दिया था उनको, उन्होंने वो एज इट इज बिल पास कर दिया, वो बिल आज तक लटका हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनको वो जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर पे जो 2015 में कानून बनाया था,
उस कानून को भी देखना चाहिए और दोबारा से लाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सचमुच चिंतित है कि पेरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, तो इनको वो सारे रास्ते बंद करने पड़ेंगे प्राइवेट स्कूल के जहां पे वो एक्सप्लॉयट करते हैं। और दूसरा ये भी है कि आप गवर्नमेंट आज एक सवाल ये भी है, क्योंकि जब आप प्राइवेट स्कूल को डिस्कस करते हैं ना, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल भी डिस्कस करने पड़ेंगे। इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो प्राइवेट स्कूल की लूट हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो परफॉर्म करना बंद कर दिया प्रॉपरली। और वो डेलिबरेट, मेरे हिसाब से तो वो सारा सरकारी तौर पे एक डेलिबरेट डिज़ाइन है कि हमें गवर्नमेंट स्कूलों को धीरे धीरे जो है ना वो ख़त्म करना है, डाउन करना है, जिससे जब तक वो अच्छे स्कूल रहेंगे सरकारी तो क्यों कोई पैसा देके प्राइवेट में जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है, मतलब ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा बनाएं। अब मैं आपको बताऊं, हम हमेशा डिमांड करते रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको आप ऐसे करिए केंद्रीय विद्यालय के लेवल पे अपग्रेड कर दीजिए। और मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि जिस दिन आपने अपग्रेड किया ना, उस दिन 50% से भी ज़्यादा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और लूटते हैं, वो उनको केंद्रीय विद्यालय में ले आएंगे। लेकिन कोई होता क्या है कि कुछ स्कूल आप सीएम श्री के नाम से या पीएम श्री के नाम से ऐसे निकालते रहते हैं, लोगों को जुमला देते रहते हैं, लोगों की उम्मीदें बनती रहती हैं, एक आइडियल एक आइडियल सिचुएशन उनके लिए बना देते हैं। लेकिन जो लाखों करोड़ों बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, अभी आप देख रहे हैं स्कूल बंद हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर लगातार। तो मर्जर के नाम पे अब गवर्नमेंट स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो हमारे जो मासिस के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, और क्वालिटी नहीं होगी। आप आज देखिए, आज 10 लाख सरकारी स्कूलों में 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी है आज की तारीख में, वो आपने नहीं भरी है। तो आप एक तरीके से उनको ख़त्म करना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल को आप एक तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम एनईपी का मतलब यही है उनका कि इनको ख़त्म कर दो गवर्नमेंट स्कूल्स को। जो गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से फर्स्ट टाइमर स्कूल में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप धकेल दो वापस। आज देखिए ना, चाइल्ड लेबर बढ़ गई है, ड्रॉप आउट बच्चों की बढ़ गई है। तो ये समस्याएं तो आप हल करेंगे ना। तो अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं कि देश के पेरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन रुके, तो आपको गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा बनाना। अशोक जी, आखिरी में एक सवाल, क्योंकि आप इन सब के पीछे एक राजनीति भी होती है जहाँ जानबूझ के सरकारी संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है और एक तरफ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है। और हम तो प्राइवेट स्कूल में छोटे छोटे इलाकों के स्कूलों में देख रहे हैं जहाँ बच्चों के मौजे से लेके और उनके रबड़ बैंड तक बेचती है स्कूल, और उस पर मार्केट प्राइस से कई गुना एक्स्ट्रा पैसा लेके कमा रही है। आपने पूरे देश भर में दौरा किया, और आज जो हम बात कर रहे हैं भी राजधानी की बात करें, तो अब समझ में आता राजधानी में अगर यह हालत है, देश के सुदूर इलाके में क्या होगा। अगर आपको हमारी सरकारों को एक सुझाव देना हो जो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और इस प्राइवेट लूट के अलावा भी ठोस विकल्प जिस पर काम किया जा सकता है, जिस पर अभी सरकारों की चिंताओं में भी नहीं है, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन सारी पार्टियों को। ये बहुत सिंपल लाइन है, आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत अच्छा बनाइए। एक भी बच्चा देश में ऐसा नहीं हो जो एक्सेस ना कर पा रहा हो क्वालिटी एजुकेशन को। एक तरफ तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स को करिए, ठीक, दूसरी तरफ आप जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको प्रॉपरली जो है ना, इनका फी रेगुलेशन प्रॉपरली करिए कि एक पैसा भी जो है ना ये किसी से फालतू में जो है ना किसी पेरेंट से ना ले सकें। और उसके लिए लॉ के बगैर चलेगा नहीं, ये इसीलिए लॉ जरूरी था, क्योंकि आप एक प्राइवेट स्कूल को बगैर कानून के छू भी नहीं सकते। वैसे सरकार के पास बहुत पावर है, लेकिन वो पावर सिर्फ कानून के थ्रू ही जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इस एक्ट का महत्व है। लेकिन अब ये देखेंगे, इसका फिर वहीं आ जाते हैं कि इसका फंक्शन कैसे होता है, क्या ये सचमुच पेरेंट्स को रिलीफ देता है या एक जुमला बन के रह जाता है। तो देखते हैं, लेट अस सी, वेट एंड वॉच। शुक्रिया अशोक जी, आपने इतना कीमती समय में दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने इंटरव्यू में सुना, जो अशोक जी ने पूरी बात कही वो बहुत बेसिक बात है, क्योंकि उनको भी उम्मीद है जो कानून अभी पास ही हुआ है, जमीन पर उतरेगा तो दिखेगा इसकी इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी अगर कानून के पूरे दायरे को जो अशोक जी ने समझाया उसके मुताबिक यही है। सरकार ने कई कमेटियां जबरदस्ती बनाई जिनकी जरूरत नहीं थी, बिन कमेटियों के भी वो हल हो सकते थे, लेकिन कमेटियों के माध्यम से चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, इसको और सरल बनाया जा सकता है।
अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।